पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, आज शुरुआत सीधे एक तीखे सवाल से। क्या भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? क्या बीजेपी की अपनी ही बनाई चक्रव्यूह और रणनीति अब खुद उन पर ही भारी पड़ने वाली है? मैं ये सवाल आज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति तक हर जगह एक ऐसी खलबली और हलचल मची हुई है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। और राजनीतिक पंडितों की तो ठीक है, खासकर बीजेपी की भी। कहा जा रहा है कि विपक्ष तो अपना पासा फेंक ही रहा है, लेकिन कुछ सहयोगी भी अब अपने कान खड़े कर चुके हैं। और वो भी कोई ऐसे वैसे सहयोगी नहीं, ऐसे सहयोगी जिनके एक कदम से पूरा खेल बिगड़ सकता है। तो आखिर दिल्ली से लेकर पटना तक चल रहे इस शह और मात के खेल का असली सच क्या है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे बाबा के साथ। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक नेतृत्व का जश्न मनाया जा रहा था। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता एक सुर में मंच पर एकजुटता का दावा कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी दौरान उस हाई प्रोफाइल बैठक में एक ऐसी कुर्सी खाली थी जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया। तो अब आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? क्या वो अपनी ही बनाए चक्रव्यूह और रणनीति में फंसने वाली है? शिवांगी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कल भी आपसे बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि आप जब सबसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, जी। तो वहां से फिर नीचे आने का ही रास्ता है, वहां से ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता है। जी, और बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के सबसे उच्च शिखर पे बैठी हुई है, तो हुँ, यहाँ हुँ। से ऊपर जाने का तो चांस कम नजर आता है, लेकिन यहाँ से लेकिन नीचे नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। देखिए, गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, यानी 70 के दशक के बाद जब इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, तब से ही आप देख रहे होंगे कि कितनी बार सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, गठबंधन टूटते हैं, फिर से नए बनते हैं। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। जी। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी जिस उच्च शिखर पे बैठी हुई है, उसके लिए वहां टिके रहना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और जी, उस जी, चैलेंज को बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कैसे एक्सेप्ट करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हुँ, हुँ। इसलिए हम बता रहे हैं दिलचस्प होगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, और आप जानती हैं कि आपके घर में भी जब आपके ही परिवार के कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर जाना शुरू कर देते हैं, तो कंपटीशन उनसे शुरू हो जाता है। जी। परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में ये मोनोपोली चलाने लगे, इसी के बिल्कुल। अंदर सब कुछ चला जाए। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं परिवार में भी बिखराव होता है, तो निश्चित रूप से गठबंधन में भी होगा, क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। हुँ। क्षेत्रीय दलों का स्वार्थ है कि उनके जिस क्षेत्र से वो आते हैं, अब जैसे आप समझिए, कभी ममता बनर्जी एनडीए का सबसे मजबूत हिस्सा हुआ करती थी, अपनी जी। शर्तों पे एनडीए गठबंधन की सरकार चलाया करती थी। कभी शिवसेना अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना करके और सबसे पुराना सहयोगी, एक तासीर वाली सहयोगी का दावा करती थी, दम भरती थी। आज उसकी स्थिति क्या है? नीतीश कुमार, जो सबसे मजबूत साथी कहे जाते थे, आज उनकी स्थिति क्या है? उन्हें जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये हुँ, हुँ। सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि क्षेत्रीय दलों में एक बड़ा, भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हुए कद से डर और संशय है। इस संशय को सिर्फ आप एक जगह नहीं रख सकती हैं, आप इसको अलग अलग चैनलों पे रख सकती हैं। जैसे विपक्ष ऑलरेडी डरा हुआ है, अपनी जी। तैयारी कर रहा है। एनडीए के सहयोगी, उनमें के भीतर भी सस्पेंस बना हुआ है। यानी सीधी तौर पे ये आप कह सकती हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं आंतरिक कश्मकश जो है वो सब में बना हुआ है। जी। और इस आंतरिक कश्मकश से निकलने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं, जो 12 साल का जश्न मनाया जा रहा था भारत मंडपम में। हुँ, हुँ। इस 12 साल के जश्न में आपने कहा कि एक कुर्सी खाली थी, हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन जी। जो कुर्सियां भरी हुई थी, जो सहयोगी दल वहां मौजूद थे, हालांकि प्रतिनिधि उनके भी मौजूद थे जिनकी कुर्सी खाली थी, जी। लेकिन इन सब के बावजूद जो बातें हुई, चंद्रबाबू नायडू की अगर बात देखें, तो उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, एनडीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन इस 12 वर्षों के शासन में उनके अपने दर्द और दुख भी थे, जिसमें उनको एनडीए एनडीए के सहयोगी अलग होना पड़ा,
वहां होने के बाद उनको फिर जेल भी जाने की नौबत आ गई। बहुत सारी बातें हुई, फिर वो हार थक करके एनडीए का सहयोगी बने और अब अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अपने राज्य में कई ऐसी बातें हैं, विशेष राज्य का दर्जा और कई ऐसे डिमांड है जिसको लेकर के वो थोड़ा सा नाराज तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें लगता है कि क्या अन्य साथियों सहयोगियों की तरह उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे वटवृक्ष के नीचे उनका भी पतन हो जाएगा? इस जी, बात के डर ने कहीं न कहीं उनको बार-बार अपने राज्य का नाम लेने के लिए मजबूर किया और उन्होंने कहा कि उनके राज्य को विकास की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, जो नरेंद्र मोदी ज़रूर करेंगे। बात बिल्कुल इसी अंदाज में चिराग पासवान ने भी किया। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उनके 12 साल के शासन को उन्होंने अद्वितीय बताया। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने कितनी बार बिहार का नाम लिया, कितनी बार अपने पिता का नाम लिया, ये बात सबको पता है। जी, यानी सीधे तौर पे सहयोगी तो है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के कारण एनडीए का हिस्सा है। कठिन परिस्थितियों में भी भले ही उनकी पार्टी के साथ या उनके साथ जिस तरह का भी व्यवहार एनडीए गठबंधन में हुआ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का उनके सर पे हाथ हमेशा रहा है। यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने भी एक संशय तो जरूर उनके मन में है कि नरेंद्र मोदी के बाद क्या होगा। यानी सीधी तौर पे आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं आज जो हम ये कहानी आपके सामने लेकर के आए इनसाइड स्टोरी में, इसमें जी, नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जो सबसे बड़ा चेहरा था, जिसको होना चाहिए था, नीतीश कुमार। क्योंकि अगर ये कोई बहाना कर दे कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मुश्किलों में है, नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, निश्चित रूप से उनको निमंत्रण मिला है और बिल्कुल। निमंत्रण मिलने के बाद नीतीश कुमार ऐसे शख्स नहीं है जो नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रयोजन हैं जिसको नीतीश कुमार करना अपने मर्जी से करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा। जी, अक्सर आप देखिएगा कि एनडीए की बड़ी बैठक में नीतीश कुमार खास करके जहां नरेंद्र मोदी का गुणगान किया जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया जा रहा हो, वहां से अपने आप को अलग ही रखते हैं। और एक जी, बार फिर उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन और बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे, न कि वो अपने लिए। क्योंकि जी, कुर्सी छोड़ने में उन्होंने 1 सेकंड का भी देर नहीं किया। अब बिल्कुल। नीतीश कुमार वहां नहीं मौजूद हैं तो इसको लेकर के कई तरह की बातें होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जुगाड़ शुरू कर दिया है। जो 32 सीटों की उसकी ज़रूरत है, उन सीटों में उसने कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की जो खबरें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता के जो सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। एक लिस्ट जो बार-बार चर्चा हो रही है कि 20 के आसपास ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि अब एक तरफ जहां कांग्रेस, वहीं क्षेत्रीय पार्टियां जो काफी मजबूत अपने राज्यों में और केंद्र की सत्ता में भी हुआ करती थी, जी, आज उनकी स्थिति हाशिए पर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो ऑफर दिया है, वो ऑफर किसी खास पार्टिकुलर के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने जो ऑफर दिया है उस ऑफर में गैर भाजपाई सभी दल हैं जो एनडीए में हैं, नहीं हैं, सबके नहीं, लिए जी, ऑफर है। मैं जी, एक बात बार-बार कहता हूं कि 2022 से 24 में जो नीतीश कुमार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को यदि कांग्रेस ने मान लिया होता, यदि उस समय छोड़ करके गठबंधन नहीं भागी होती ममता बनर्जी, अगर वो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वाम दल को बुलाने से वो पटना की मीटिंग में नाराज होकर के निकल गई थी, नहीं हुआ होता। जिस तरह से आप अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ सामंजस्य बिठाने में अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे थे, जिसका दंश उन्हें झेलना पड़ा, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से एक मजबूत गठबंधन बना था। हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी प्रमाण तो हमारे पास जरूर है कि नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया था गैर भाजपाई दलों को जोड़ करके इंडिया गठबंधन बनाने का, उस गठबंधन ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर जरूर दिया था जी, और उस टक्कर का ही नतीजा था कि 2 बार से अपने दम पर सत्ता में स्थापित होने वाली भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें कम आई, जो बैसाखी के सहारे अब सरकार चल रही है। खैर, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चूंकि अधिक राज्यों में उसके सरकारें हैं, तो वो सक्षम है कि वो आगे बहुत कुछ कर ले और लगातार जिस तरह से वो उसका जनाधार बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली जरूर है, लेकिन इन सब के बावजूद जो एनडीए के सहयोगी एक साथ आ रहे हैं,
एक साथ दिख रहे हैं, वो कितना एक साथ हैं, ये तो अभी भी कसौटी पर कसने के बाद पता चलेगा। जैसे सोना को आप गलाइएगा, जब आग में डालिएगा तो असल सोना जो है वो तप करके बाहर निकल के आता है। बिल्कुल उसी तरह से इस गठबंधन की भी वर्तमान स्थिति है। एनडीए के सहयोगी दल सर्वसम्मति से सरकार में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की बात करते हैं। कई एजेंडे हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए और क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत है। अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात और भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि साथ तो हैं, लेकिन साथ नहीं भी हैं। कई ऐसे जी। मुद्दे हैं जो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ठंडे बस्ते में रखने पड़े थे जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शिवसेना जैसी पार्टियां जो हैं पूरे परवान पर थी। इसमें अकाली दल का भी नाम लेना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, मायावती, ये सब कुछ हुआ करती थी और सबकी स्थिति जो अभी वर्तमान में है वो देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितना अधिक भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको स्टेबल रखने में कामयाब रहती है तो इन क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व आने वाले 2029 के चुनाव तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जी, चिराग जी। पासवान ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2029 में भी ये एनडीए गठबंधन इसी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगा। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो ट्वीट के माध्यम से अलग अलग बातें कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से आप समझिए कि जब गठबंधन में है तो उनकी बड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जी, यही जी। वो लोग हैं जो गठबंधन से बाहर होते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं। 2022 से 24 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 17 महीने का, जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, उन्होंने क्या क्या तोहमत नहीं लगाया था। 2015 से 17 तक का उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नहीं कहा था। इन जी। सभी बातों को आप समझ सकती हैं कि भीतर में ज्वार भाटा जरूर है और ये ज्वार भाटा कभी भी खुलकर आ फूट सकता सकता है। है और बाहर आ सकता है, तो बहा करके बहुत कुछ को ले जाएगा। जी। बाबा, आपने क्षेत्रीय पार्टी का ज़िक्र किया और उनके अस्तित्व पर उन लोगों को लग रहा है कि मतलब खत्म हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े क्षेत्रीय पार्टी अब बीजेपी के इस एक छत्र राज वाली रणनीति को कहीं भाप तो नहीं चुकी है? क्या उन्हें भी इस बात का डर है कि अगर वो इस वक्त खुलकर अब सामने नहीं आए तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है? क्या यही वजह है कि एक तरफ नायडू मंच पर रहकर दबाव बना रहे तो दूसरी तरफ नीतीश बाबू मीटिंग से गायब होकर अपनी शर्त तय कर रहे हो कुछ? आपने पुरानी जो कहानियां हैं राजा महाराजाओं की वो सुनी जरूर होगी। जी। राजा करते क्या थे कि अपने छोटे छोटे रियासतों को अपने में मिला करके उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लेते थे और हिस्सा बना करके उनको दे देते थे कि आप इसको चलाइए। ये इसलिए किया जाता था कि जो बड़े बड़े राज्य हैं वो जो इनके डर से, रियासत जो है इनके डर से अपने आप को स्वतः विलय करा लें। जी। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, जिसको कहा जा रहा था कि असंभव जैसा है भारतीय जी, जनता जी। पार्टी का वहां सरकार बनाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के आई। 200 से ज्यादा सीट लेकर के आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जिसको असंभव कहा जा रहा था। अब बिल्कुल। आगे इस 12 साल के जश्न मनाने और इतने जोर शोर से मनाने का, पिछले 11 साल का भी मना था, जिसमें आपको याद होगा कि उस समय भी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी गए थे। इस बार भी 12 साल का मनाया जा रहा था, तब भी वो वहां मौजूद थे और उन्होंने कई सवाल भी दागे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कई ऐसे छोटी छोटी चिट्ठे हैं जिसको उन्होंने खोलने की कोशिश की। क्या जी। विकास हुआ, इस पर लगातार डिबेट हो रहे हैं अलग अलग चैनलों में। इन सबके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो ये बैठक था या इसमें जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, आप बताइए ना, एनडीए गठबंधन का कौन सा ऐसा दल था जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सीट शेयरिंग में समझौता करके उनको सीट दिया हो? किसी को नहीं दिया। जी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। यानी कि सहयोगियों की जरूरत उसे सिर्फ लोगों को डराने और दिखाने के लिए है कि हमारा गठबंधन बहुत बड़ा है। जैसे बिल्कुल। आगे आप बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जो हैं रियासतों को मिला करके अपने आप को अश्वमेध का घोड़ा छोड़ करके दिखाते थे। जी। बिल्कुल उसी अंदाज में आप समझ लीजिए कि ये पूरा प्रदर्शन जो है, सबसे बड़े राज्य इस देश का जो उत्तर प्रदेश है, उसमें आने वाले समय में चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के रणनीति अभी से बन रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की राजनीति करती है। बात आपने चंद्रबाबू नायडू की, तो मैं सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं,
चंद्रबाबू नायडू की भी बात करनी होगी, शिवसेना की भी बात करनी होगी, जितने मायावती भी की बात सहयोगी करनी दल है होगी, जी। नीतीश कुमार की बात करनी होगी। और ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर इनका मन कहीं बदला तो निश्चित रूप से आंदोलन ऐसे ही शुरू होता है। जब कांग्रेस जैसी पार्टी को पदच्युत कर दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो दिन आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया है, वो जिस तरह से अपना प्रोग्राम बनाती है, प्लानिंग बनाती है, वो उसका काट अभी तक विपक्ष के पास नहीं आया है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे लोग ऊपर में बैठे हुए हैं जो अपने हिसाब से पार्टी का संचालन भी करते हैं, नीतियां भी बनाते हैं और उस पर अमल भी करने के लिए मजबूर करते हैं अपने लोगों को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, दिल्ली से पटना तक की जो ये तस्वीरें आ रही है, वो ये साफ कह रही है कि राजनीति में जो दिखता है, हमेशा वैसा नहीं होता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आने वाले समय में ये समीकरण क्या नए मोड़ लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।